नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता। अक्सर लोग मान लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर होने का मतलब है कोई फैंसी जॉब टाइटल होना या फिर कोई नया स्टार्टअप खोल लेना। लेकिन आज जो आइडिया हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो इससे बहुत अलग और काफी गहरा है। उद्यमिता कोई जॉब टाइटल नहीं है, बल्कि सच कहें तो ये पूरी तरह से एक स्टेट ऑफ माइंड है। एक नजरिया है दुनिया को देखने का और काम करने का। इसे कोई भी कहीं भी और किसी भी प्रोफेशन में अपना सकता है। एक बहुत ही कमाल की बात कही जाती है, सारा खेल सोच का है। ये सिर्फ एक सुविचार या कोटेशन नहीं है, बल्कि हमारी आज की इस पूरी चर्चा का बेस है। जरा सोचिए, एक मालिक और एक कर्मचारी के बीच का असली फर्क क्या होता है? उनका बैंक बैलेंस? उनके कपड़े? बिल्कुल नहीं। असली फर्क उनकी सोच में होता है। इंसान की सोच ही ये तय करती है कि उसकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, ये हमारी सोच ही है जो हमें साधारण से असाधारण बना देती है। जब सोच बदलती है ना, तो काम करने का तरीका खुद ब खुद बदल जाता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, मालिकाना मानसिकता यानी ओनरशिप माइंडसेट। दूसरा, मानवता का मूल पेशा। तीसरा, हमारे विश्वास की सीमाएं। चौथा, लचीलापन और साधन संपन्नता। और पांचवा, वैल्यू यानी मूल्य का विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, मालिकाना मानसिकता। इसे गहराई से समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सच्ची घटना सुनते हैं। ये कहानी 2 सरकारी अफसरों की है, जिन्होंने अपना करियर एक ही समय पर बिल्कुल एक ही पद से शुरू किया था। रिटायरमेंट के कई सालों बाद जब वो दोनों मिले, तो उनमें से एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका था और दूसरा उसी कंपनी में नौकरी मांगने आया था। जब ये सवाल उठा कि भाई शुरुआत तो एक जैसी थी, फिर आज ये जमीन आसमान का फर्क क्यों, तो उस कंपनी के मालिक ने जो जवाब दिया वो सच में आंखें खोल देने वाला था। उसने कहा, ये सफर आज का नहीं है। मैं आज मालिक नहीं बना हूं, मैं तब भी मालिक था जब हम साथ में सरकारी नौकरी करते थे। उसने एक पुराना किस्सा याद दिलाया। एक बार सर्दियों की रात में दोनों दफ्तर से घर लौट रहे थे। गाड़ी काफी आगे निकल चुकी थी। तभी एक अफसर को याद आया कि वो दफ्तर की लाइट और पंखे चालू छोड़ आया है। दूसरे ने बड़ी लापरवाही से कहा, अरे वापस क्यों जाना, बिजली हमारे घर की थोड़ी है, सरकार का बिल आएगा। लेकिन वो पहला अफसर उस कड़कड़ाती ठंड में कई किलोमीटर वापस गया, दफ्तर खोला और सारी लाइटें बंद की। उसने उस सरकारी दफ्तर की जिम्मेदारी बिल्कुल वैसे ही ली जैसे वो उसका अपना घर हो। बस यही है ओनरशिप माइंडसेट। मालिक बनने से बहुत पहले ही इंसान के अंदर वो मालिकाना सोच पनपनी चाहिए। जब तक वो सोच भीतर नहीं होगी, बाहर कोई भी बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं हो सकता। अब आते हैं दूसरे भाग पर, मानवता का मूल पेशा। इतिहास की एक बहुत ही रोचक सच्चाई। यहाँ एक बड़ा ही सीधा सा लेकिन सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है। क्या शुरुआती इंसानों को कोई सब्सिडी मिलती थी? आजकल हमें बाहरी सपोर्ट सिस्टम, सेफ्टी नेट और सरकारी मदद की इतनी आदत पड़ चुकी है कि लगता है जैसे इंसान हमेशा से दूसरों पर ही निर्भर रहा है। लेकिन अगर हम मानव इतिहास के बिल्कुल शुरुआती दौर में जाएं, आदि मानव के समय में, तो क्या वहाँ कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम था? बिल्कुल नहीं। जरा 5000 साल या उससे भी पहले के उस आदिम युग की कल्पना करते हैं। उस वक्त किसी को कोई मेडिकल पॉलिसी, मुफ्त राशन, फ्री बिजली या किसी भी तरह की कोई सब्सिडी नहीं मिलती थी। कोई सरकार या संस्था नहीं थी जो बुरे वक्त में मदद करने आ जाए। हर सुबह उठकर भोजन की तलाश खुद करनी पड़ती थी। शिकार नहीं किया, फल नहीं खोजे तो भूखे सोना तय था। अपनी सुरक्षा, अपने परिवार का पेट भरना, ये सब पूरी तरह से इंसान की अपनी जिम्मेदारी थी। कोई और उसके हिस्से का काम करने वाला नहीं था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि धरती पर जन्म लेने वाला हर शुरुआती इंसान जन्म से ही एक एंटरप्रेन्योर था, क्योंकि वो पूरी तरह से खुद पर और अपनी क्षमताओं पर निर्भर था। तो फिर इसके मूल अर्थ में एक एंटरप्रेन्योर या उद्यमी आखिर है कौन? उद्यमी वो नहीं है जो सिर्फ दुकान खोलकर सामान बेचता है, बल्कि उद्यमी वो है जो अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी खुद लेता है, जो किसी बाहरी सहारे या दया की उम्मीद किए बिना अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करता है, छोटे छोटे संसाधनों को खोजकर खुद को आगे बढ़ाता है। आज की ये आरामदायक जिंदगी अक्सर हमारे अंदर एक तरह की सुस्ती पैदा कर देती है। हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं और अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने लगते हैं। एक असली उद्यमी बस वही है जो इस सुस्ती को तोड़कर उस आदिम अवस्था की तरह अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी वापस अपने मजबूत कंधों पर ले लेता है। वो शिकायतें नहीं करता, वो समाधान खोजता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, विश्वास की सीमाएं
यानी हमारी मेंटल बाउंड्रीज। इस बात को एक बेहद दिलचस्प और थोड़ी हास्यास्पद लेकिन बहुत गहरी घटना से समझते हैं। एक बार एक गरीब आदमी सड़क किनारे बैठा सूखी रोटी खा रहा था। पास में कोई सब्जी या दाल नहीं थी। वो बस रोटी का टुकड़ा तोड़ता, हवा में कुछ डुबाने का नाटक करता और उसे मजे से चबा लेता। वहां से गुजरने वाले एक सज्जन ने रुककर पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो, हवा में क्या डुबा रहे हो? उस आदमी ने बड़ी मासूमियत से कहा, साहब मैं गरीब हूं, मेरे पास सब्जी नहीं है, मैं बस सोच रहा हूं कि रोटी पर चटनी लगी है और उसे मजे से खा रहा हूं। ये सुनकर उन सज्जन ने मुस्कुराकर कहा, अरे अगर सिर्फ सोच ही रहे हो, कल्पना ही करनी है, तो किसी स्वादिष्ट शाही मिठाई या पनीर के बारे में क्यों नहीं सोचते? क्या सोचने पर कोई टैक्स लगता है? इस पर उस आदमी का जवाब सच में हैरान करने वाला था। उसने कहा, साहब मेरे दिमाग का सॉफ्टवेयर उस फाइल को सपोर्ट ही नहीं करता। मेरी सोच सिर्फ चटनी तक ही जा सकती है, मिठाई तक पहुंचने की मेरी औकात ही नहीं है। यहीं से हमें चटनी की मानसिकता और मिठाई के मानसिकता के बीच का असली फर्क समझ में आता है। अगर इंसान अपनी सोच में ही गरीब है, अगर उसकी कल्पना ही छोटी चीजों तक सिमट गई है, तो दुनिया का कोई भी बाहरी फंड या लॉटरी उसे हमेशा के लिए अमीर नहीं बना सकती। सोचने पर कोई टैक्स नहीं लगता, पूरी दुनिया की कल्पना मुफ्त है, फिर भी इंसान बड़ा सोचने से डरता है। जो इंसान केवल चटनी के बारे में सोच सकता है, उसके पास बड़ी संपत्ति कैसे आएगी? बाहरी दुनिया में कुछ भी बड़ा करने से पहले हमें अपने भीतर की इन मानसिक सीमाओं को तोड़ना पड़ता है, अपने इस दिमागी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, लचीलापन और साधन संपन्नता, यानी संकट के समय में एक उद्यमी की सोच कैसी होती है। एक सच्चा उद्यमी बुरे वक्त में कैसा बर्ताव करता है, विपरीत परिस्थितियों में एक मालिक की सोच क्या होती है, इसे समझने के लिए इतिहास के एक मशहूर किस्से की तरफ चलते हैं। एक बार राजा अकबर का खजाना खाली हो गया तो राज्य के एक बहुत बड़े व्यापारी ने उनकी आर्थिक मदद की। लेकिन अकबर को शक हुआ कि ये आदमी जरूर कुछ गलत काम करता है, तो सजा के तौर पर राजा ने उसका सारा धन छीन लिया और उसे शाही अस्तबल में घोड़ों की लीद साफ करने के काम पर लगा दिया। सोचिए, एक रईस व्यापारी को सबसे गंदा काम दे दिया गया। लेकिन कुछ साल बाद जब राजा को फिर पैसों की जरूरत पड़ी तो पता चला कि वो व्यापारी तो अस्तबल की गंदगी के बीच रहकर भी फिर से अमीर हो गया है। राजा हैरान रह गया। दरअसल उस व्यापारी ने वहां देखा कि सैनिक घोड़ों के चारे में घोटाला कर रहे हैं, अच्छे चारे की जगह खराब चारा दे रहे हैं। उसने चुपचाप उस पूरे घोटाले का डेटा रखा और उन भ्रष्ट सैनिकों को ब्लैकमेल करके अपना मुनाफा वसूलने लगा। ये जानकर राजा को और गुस्सा आया। उसने फिर से उस व्यापारी का सब कुछ छीन लिया और उसे एक ऐसी जगह भेज दिया जहां कोई व्यापारी नहीं था, बंदरगाह पर आने जाने वाले जहाजों की गिनती करने के लिए, सिर्फ लहरें और जहाज। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ सालों बाद वो वहां भी अमीर हो गया, क्योंकि उसने वहां भी नोटिस किया कि कौन सा जहाज बिना टैक्स दिए निकल रहा है और फिर से जहाजों के भ्रष्टाचार का डेटा रखकर अपना मुनाफा कमा लिया। इस मजेदार कहानी से एक लचीले एंटरप्रेन्योर के बहुत ही खास गुण सामने आते हैं। एक असली उद्यमी खराब हालात को तुरंत भांप लेता है और शून्य से शुरुआत करने में कभी नहीं हिचकिचाता, बिल्कुल उस व्यापारी की तरह जिसने अस्तबल की गंदगी में भी हार नहीं मानी। वो जहां भी होता है वहां डेटा का बारीकी से विश्लेषण करता है और अपने आसपास के माहौल को ही एक अवसर में बदल देता है। चाहे राजा का प्रतिबंध हो, सब कुछ छिन जाए या आज के दौर की कोई महामारी आ जाए, बाहरी संकट उसे लंबे समय तक रोक नहीं सकते। पैसा कमाना या वैल्यू क्रिएट करना उसके खून में, उसकी मानसिकता में बस चुका होता है। संसाधन छिन सकते हैं, लेकिन साधन पैदा करने की क्षमता कोई नहीं छीन सकता। अब पहुंचते हैं आज की चर्चा के 5वें और आखिरी भाग पर, मूल्य का विकास यानी वैल्यू का इवोल्यूशन। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। 20 रुपए से 40 रुपए का सफर। एक सामान्य व्यापार और एक उन्नत उद्यमशीलता के बीच वास्तव में क्या अंतर है? देखिए, एक आम व्यापारी बाजार जाएगा, 20 रुपए में एक तरबूज खरीदेगा और उसे 40 रुपए में बेच देगा। उसका पूरा फोकस सिर्फ ट्रेडिंग और सामान्य मार्जिन पर होता है, सस्ता खरीदना और थोड़ा महंगा बेचना। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, व्यापार ऐसे ही चलता है। लेकिन ये उद्यमशीलता का टॉप लेवल बिल्कुल नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। वहीं दूसरी तरफ एक सच्चा उद्यमी इससे 10 गुना बड़ा सोचता है। वो भी वही 20 रुपए का तरबूज खरीदेगा, लेकिन फिर वो एक साफ सुथरी शानदार ब्रांडेड दुकान खोलेगा, एक बेहतरीन जूसर मशीन का इस्तेमाल करेगा, उस तरबूज को प्रोसेस करेगा, उसमें कुछ पुदीना और बर्फ मिलाएगा और एक कमाल का जूस तैयार करेगा।
फिर उसे एक खूबसूरत ग्लास में शानदार प्रेजेंटेशन के साथ 80 या 100 रुपए में बेचेगा। ध्यान दीजिए, उसने सिर्फ एक फल नहीं बेचा, उसने एक अनुभव बेचा। उसने टूल्स, अपनी मेहनत, ब्रांडिंग और अपनी क्रिएटिव सोच का इस्तेमाल करके उस शुरुआती 20 रुपए की वैल्यू को कई गुना बढ़ा दिया। इसी वैल्यू एडिशन को ही सच्ची उद्यमिता कहते हैं। आज की दुनिया में हम एंटरप्रेन्योरशिप का एक बिल्कुल नया और एडवांस्ड रूप देख रहे हैं, जिसे इन्फोप्रेन्योर कहा जाता है। इन्फोप्रेन्योर वो है जो सिर्फ फिजिकल सामान नहीं बेचता, बल्कि उस प्रोसेस या प्रोडक्ट से जुड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी बेचता है। वो 20 रुपए का तरबूज लाता है, खुद जूस पीता है और पूरी दुनिया को ये सिखाता है कि वो टेस्टी और हेल्दी जूस कैसे बनाया जाता है। वो कोई ऑनलाइन कोर्स बना सकता है या कोई ई बुक लिख सकता है। अपना ज्ञान शेयर करके वो सफल होता है। जरा विचार कीजिए, जब हम किसी को बताते हैं कि फलां जगह की हवा बहुत शुद्ध है या वहां का कैफे बहुत अच्छा है, तो क्या अनजाने में हम भी सूचनाओं का ही व्यापार नहीं कर रहे होते? आज के दौर में सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचाना भी उद्यमिता का एक बहुत बड़ा और पावरफुल रूप बन चुका है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या हमारी मानसिक सीमाएं ही हमारी असली क्षमता को रोक रही हैं? इस पूरी चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सफलता बाहरी संसाधनों, किसी बड़ी डिग्री या बैंक बैलेंस में नहीं है। सफलता पूरी तरह से हमारी सोच के सॉफ्टवेयर में छुपी है। इसलिए अब ये विचार करने का समय आ गया है, क्या जीवन में एक कर्मचारी की तरह काम किया जा रहा है जो सिर्फ आदेशों का पालन करता है, या फिर एक सच्चे मालिक की तरह जो पूरी जिम्मेदारी लेता है? अपनी मेंटल बाउंड्रीज को तोड़ना और सोच के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, बस यही सफलता का असली रास्ता है। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।